स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। भारत और चीन के बीच पेट्रोलिंग को लेकर समझौता हुआ। दोनों देशों की सीमाएं जो हैं उन पर सेनाओं की तैनाती के बीच जिस तरीके से गतिरोध की स्थिति बीते 4 साल से बनी हुई थी, आखिरकार उसका समाधान निकलता हुआ नजर आया। लेकिन इन सब के बीच एलएसी पर तेजी से अब हालात सामान्य हो रहे हैं। एलएसी पर सैनिकों की वापसी लगभग पूरी हो चुकी है। डेप्सांग और डेमचोक में पूरी जगह लौटी है सेना। एलएसी पर साझा पेट्रोलिंग भी जल्द ही शुरू होगी। डेप्सांग और डेमचोक से जवान जो है पीछे हटे हैं। डिसएंगेजमेंट के साथ वेरिफिकेशन भी पूरा हो चुका है। दोनों देशों के सैनिकों की तरफ से ये आम सहमति भी बन चुकी है कि अब साथ में गश्त जो है वो की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से भारत की शक्ति दिखाई, क्या यही बड़ी वजह रही कि चीन को पीछे कदम खींचना पड़ा? जिस तरीके से भारत ने बार बार दो टूक कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से सवाल पूछा गया चीन के संबंधों को लेकर, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे संबंध जो हैं वो तभी ठीक रहेंगे जब दोनों देशों के बीच सीमा पर स्थितियां सुनिश्चित की जाएंगी, सीमा पर स्थितियां जो है वो अनुकूल होंगी। तो ऐसे में आज आपको बताऊं कि जहां डिसएंगेजमेंट के साथ ही दोनों देशों के सैनिक साथ में गश्त करते नजर आएंगे, तो वहीं एलएसी पर अब तेजी से हालात सामान्य हो रहे हैं। एलएसी पर सैनिकों की वापसी लगभग पूरी हो चुकी है। डेप्सांग डेमचौक में पुरानी जगह पर सेना लौट चुकी है और एलएसी पर सैनिकों की वापसी के साथ ही साझा पेट्रोलिंग भी जल्द शुरू हो जाएगी। डेप्सांग और डेमचौक में आपको बता दें कि दोनों देशों की सेना जो है वो पीछे हटी है। अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि एलएसी पर आखिर समझौता क्या हुआ था। 21 अक्टूबर 2024 को यह समझौता हुआ। भारत और चीन की पेट्रोलिंग पर इसमें रजामंदी बनी। एलएसी पर 2020 की स्थिति को बहाल किया जाएगा, इस पर दोनों देश सहमत हुए। चीनी सेना अतिक्रमण वाली जगह से पीछे हटे, ये भारत की तरफ से दो टूक कहा गया था। अब 4 साल बाद एलएसी पर शांति है। चीनी सैनिकों का जो पूरा अमला है वो पीछे हटा है। इसके साथ ही साथ कई टेंट और अस्थायी ढांचों को भी हटाया गया है। चीन के साथ शांति बहाली पर यह पहल है। प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा में सहमति उससे पहले बनी थी, जिसकी जानकारी दी गई थी जब ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री कजान जाने वाले थे और वहां प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय वार्ता की। अब सवाल यह कि एलएसी पर अब क्या होगा। ऐसे में दोनों तरफ से वेरिफिकेशन होगा। जमीन और हवाई दोनों तरीके से इसकी पुष्टि होगी। रोजाना हॉटलाइन पर बातचीत हो रही है। स्थानीय सैन्य कमांडर रोजाना बात कर रहे हैं। साझा पेट्रोलिंग पर भी दोनों देशों में सहमति है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं और मनन द्विवेदी जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। मनन द्विवेदी जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। जिस तरीके से एक तरफ तो चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है, वो ताइवान में लगातार जिस तरीके से हस्तक्षेप कर रहा है और शी जिनपिंग अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने के आदेश दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव की बात करें तो वहां पर भी चीन जो है वो अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। लेकिन भारत के साथ संबंधों को एक बार फिर से बातचीत की दिशा पर लाने की जो कोशिश चीन की तरफ से की गई है, जिसमें उसने अपने कदम पीछे खींचे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? जी, मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से चीन की एक दोगली नीति है, विस्तारवादी नीति है, एक्सपेंशनिस्ट, हेजीमोनिक और एग्रेसिव विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बड़े अच्छे तरीके से और बड़े इंटरनली समझ के साथ समझते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते और एक एकेडमिक होने के नाते जो कजान में जो बातचीत हुई शी जिनपिंग और मोदी जी के बीच में, उसको वेलकम किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपने गार्ड्स लोअर कर लेंगे चाइना के प्रति, पर फिर भी यांगत्से रिज जो अरुणाचल प्रदेश में है, अक्साई चीन का जो क्षेत्र है, डेप्सांग है, डेमचौक है, वहां पर बातचीत हुई है। और हमें ये बातचीत के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि 2013 में ये बातचीत पहली बार हुई थी डेप्सांग के लिए, पर फिर भी बहुत सारे व्हीकल स्ट्रक्चर्स, टेंट्स
और इंस्टॉलेशन चाइना ने वहां लगा रखे थे और उनको अब वो हटाने को तैयार हो गया है। और ऐसा लगता है अगर हम डिफेंस इनिशिएटिव्स को देखें तो एक दो चार दिन में ये जो डिसएंगेजमेंट एक शब्द है, तो डिसएंगेजमेंट का प्रयास भारत और चीन द्वारा किया जा रहा है। तो ये एक दो चार दिन में ये डिसएंगेजमेंट हो जाएगा और कुछ जो भारत ने जो टेंट्स और इंस्टॉलेशंस और अपने व्हीकल्स लगा रखे हैं वो भारत भी हटा रहा है इन सारे सेंसिटिव पॉइंट से, और जो चीन ने लगा रखे थे वो चीन भी हटा रहा है। जैसा कि हमारे देश के सैटेलाइट्स और यूएवीज को देखा जाए, जो व्हीकल्स है हमारे, तो उन लोगों ने इन सब इक्विपमेंट के थ्रू भी ये बात सामने आई है कि डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है। और जैसा कि जयशंकर साहब ने काफी क्लियर कहा है पिछले कई दिनों से, और कल भी ये बोला कि डिसएंगेजमेंट में तो पूरी तरीके से एग्रीमेंट हो चुका है कजान में, और कजान से पहले भारत और चीन के बीच में। इसके बाद का जो फेज आएगा वो आएगा डी एस्केलेशन का। पर फिर भी कहने की बात यह है कि हमको ताइवान और भारत को कंपेयर नहीं करना चाहिए। जहां तक मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से आपको बताना चाहूंगा, ताइवान एक छोटा सा देश है, इकोनॉमिकली इंडिया से बहुत ज्यादा पावरफुल है, और सेमीकंडक्टर्स और अर्थ मटेरियल के लिए विश्व में और चिप्स के लिए जाना जाता है। और सबसे बड़े आश्चर्य की और हास्यास्पद बात तो यह है कि चीन और ताइवान दोनों सबसे बड़े एक दूसरे के ट्रेड पार्टनर्स हैं, जहां तक कंप्यूटर चिप्स और कुछ इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर बेल्ट्स की बातचीत है। तो मुझे लगता है कि ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका कूदेगा, पर चाइना ने जिस तरीके से डिसएंगेजमेंट की बातचीत रखी है, ये जैसा कि हम ऑफिशियल सूत्रों के हिसाब से जाएं तो भारत ने इसकी पहल नहीं की थी, चाइना ने खुद इसकी पहल की थी। बिल्कुल, और इसीलिए तो कहीं आज ना कहीं हम लगता है ये कि सवाल पूछ रहे हैं कि भारत ने दम दिखाया है और तभी चीन को कदम जो है पीछे खींचने पड़े हैं। द्विवेदी साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। सुधाकर साहब, जब चीन की चर्चा होती है तो चीन पर क्या इतनी आसानी से विश्वास कर लिया जाना चाहिए? हालांकि वो सारे चेक एंड बैलेंस इंश्योर किए जाएंगे कि जो डिसएंगेजमेंट है वो पूरी तरीके से फॉलो हो रहा है नहीं, लेकिन इस डिसएंगेजमेंट से इतर एक और बड़ा सवाल जो है वो ये है कि भविष्य में फिर से ऐसा ना हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा दोनों देशों की तरफ से? चंदन, बहुत नमस्कार और तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं, आपके शो के लिए मेरे को इनवाइट किया जी। और मेरे जो डिस्टिंग्विश्ड एस्टीम्ड वो पैनलिस्ट हैं उनको भी बधाई देता हूं, और दिवाली के उपलक्ष्य में सबको मैं शुभकामनाएं आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूं। जहां तक आपके सवाल है, सवाल का डायरेक्ट आंसर, शॉर्ट स्वीट आंसर है, कोई भी देश हो, चीन क्यों, अंतर्राष्ट्रीय मामले में किसी को खुलेआम ओवरनाइट आप पूरा टेक फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते हैं और विश्वास नहीं कर सकते। ट्रस्ट एक ऐसा चीज है, किसी भी देश को आप पूरा एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट करना ठीक नहीं रहेगा। चाइना तो आप सब जानते हैं, ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी है। मैं आंसर का पहला पहलू यही पे हाईलाइट करना चाहता हूं, चाहे कितना भी थो हो रहा हो, चाइना जैसे देश को ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। फुक फुक पे कदम रखना चाहिए। लेकिन अलाउ मी, एक दो मिनट अगर टाइम देंगे, मैं कुछ बताना चाहता हूं। श्योर सर, श्योर। सबसे बड़ी बात है कि ये 21st सेंचुरी में चाइना देश के साथ हमारा थॉ हो रहा है, और वो भी थॉ जी जिनपिंग जैसा एक लीडर है, पॉलिटिकल लीडर के साथ। हमें ये मान के चलना पड़ेगा, जो 4 साल से बड़ा लंबा समय से ये एक एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ चल रहा है देश के साथ, इसमें 2 पॉलिटिकल लीडर्स बात नहीं किए थे 4 साल से। ये 2 पॉलिटिकल लीडर्स ये महसूस करके कि हाँ, इंडिया के बिना चाइना कहीं जा नहीं सकता है, और ये जो एक एहसास हुआ है, ये एहसास कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा एहसास है। और चाइना तब जाके बैठा है कि हाँ, हिंदुस्तान के साथ बात करने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हुआ है। नंबर 2, इस अचीवमेंट से एक बहुत अनोखा किस्म का एक फैलाव और कदम उठाए हैं दोनों देशों ने, जिससे क्या होगा, बॉर्डर एक ऐसा चीज है जहां पे ना डिलिमिटेशन हुआ है, ना डिमार्केशन हुआ है, और चाइना कोई कारण की वजह से वो करना भी नहीं चाह रहा है अभी तक। लेकिन ये एक पहला संकेत है जहां पे दोनों देश बॉर्डर को स्टेबलाइज करना चाह रहे हैं।
ये मेरे विचार के मुताबिक, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन पूरा नॉर्दर्न बॉर्डर के साथ सर्व किया हूं 37-38 साल, तो चाइनीज क्वालिफाइड हूं, आर्टिकल्स लिखता हूं, तो मेरा ये जो रिसर्च कहता है, एज स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस एनालिस्ट होने के नाते, ये दो पहलू के वजह से इसको एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन माना जाता है इंडिया और चाइना रिलेशनशिप के विषय के ऊपर। सो ये एक दूसरा पहलू को मैं व्याख्या करना चाह रहा था। तीसरा चीज ये कहना चाह रहा हूं, बहुत बड़ा कदम है, डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हो गया है, पहले भी हुए हैं डिसएंगेजमेंट, यही देप्सांग और डेमचोक में, और क्या कारण है क्या नहीं वो बाद में हम बात करेंगे। लेकिन ये जो पेट्रोलिंग वाला मसला है, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें फूक फूक के कदम, अगर आप प्री अप्रैल 2020 की टाइमलाइन लेते हैं, तो इससे एक सवाल आता है एक स्टूडेंट होने के नाते मेरे मन में, कि प्री अप्रैल 2020 को आप टाइमलाइन ले रहे हैं एक माइलस्टोन बेंचमार्क के तौर पे, क्या इसका मतलब 1962 को जो पार्लियामेंट रेजोल्यूशन हुआ था, क्या उसको हम उसको भूल जाए या इग्नोर कर दें? सर्टनली नॉट। कोई भी हिंदुस्तानी उस रेजोल्यूशन को भूल नहीं सकता। लेकिन आज 21st सेंचुरी में जियोपॉलिटिक्स के नए नए मात्रा, नए नए जो अंग आ रहे हैं उभर के रूप और रंग के साथ, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम ये भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि चाइना का 628 जो बॉर्डर विलेजेस है, उसका बॉर्डर विलेजेस का जो न्यू लॉ एक प्रोमलगेशन हुआ है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रखा है, और जो टेबल टॉप के ऊपर जो बड़ी मात्रा में उसका जो कंसंट्रेशन ऑफ ट्रूप्स जो बढ़ा हुआ है, उसको रीऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन जो हुआ है, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये जो थॉ हुआ है, मैं ये कहूंगा ये एक 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 प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड लुकिंग एक रोड मैप के साथ दोनों देश अगर आगे चलेंगे, मेरे ख्याल से विश्व के लिए ये बहुत बड़ा एक दिशा मिलेगा। और इससे जो ग्लोबल साउथ, ना केवल ग्लोबल साउथ बल्कि ग्लोबल नॉर्थ, ये सबको विकसित होगा, सबको फायदा होने का बहुत अंदेशा है। और लास्ट पॉइंट यही पे कहना चाहता हूं, हमें फूक फूक के कदम इसलिए रखना चाहिए, अगर प्री अप्रैल 2020 का आप टाइमलाइन लेते हैं तो उसका फूक फूक पर कदम रखना चाहिए, ये एक बड़े वैलिड पॉइंट है जो चीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चीन को लेकर जब भी चर्चा होती है तो निकलकर सामने आती है, क्योंकि इतने आसानी से चीन पर विश्वास कर लिया जाए ये जरूरी नहीं है। वहीं एलएसी पर डिसएंगेजमेंट और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। डेप्सांग और डेमचोक में डिसएंगेजमेंट जो है वो चल रहा है, और आपको बता दें कि एलएसी पर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। 30 या फिर 31 अक्टूबर को पहली पेट्रोलिंग होगी, पेट्रोलिंग के जरिए फाइनल वेरिफिकेशन जो है वो की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहा हूं मनन द्विवेदी जी, सवाल अब ये है कि समझौता तो हो गया और डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया भी पूरी है, अब वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद फिर साझा पेट्रोलिंग जो है उसकी शुरुआत होगी। लेकिन ये एक मसला है जहां डेप्सांग और डेमचोक को लेकर जो विवाद है उसमें बातचीत के जरिए मसला जो है वो सॉल्व होता हुआ नजर आया। लेकिन अभी चीन के साथ कई ऐसे अहम पॉइंट्स हैं, कई ऐसे अहम क्षेत्र हैं जहां पर लगातार संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में क्या ये आप एक ओपनिंग डोर की तरफ से वो देख रहे हैं, या फिर अभी जो गतिरोध है चीन के साथ वो इसी तरीके से जारी रहेगा जब तक सारे पॉइंट्स जो हैं उसको लेकर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी नहीं होती? जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात बोली। ये बात तो जयशंकर साहब भी अपने स्पीचेस में, अपने स्टेटमेंट्स में कह चुके हैं कि पहले मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्तर पे बातचीत होगी, और आज भी बातचीत हो रही है डिसएंगेजमेंट, डीएस्केलेशन के अलावा। तो भारत में भी जब पहल हुई चाइना की तरफ से, तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी जवाब में यही कहा है कि जो और पहलू हैं, जो ट्रेड रिलेशंस हैं, कॉमर्शियल रिलेशंस हैं, भारत का जो प्रोटेक्शनिज्म है चाइनीज गुड्स और सर्विसेज के प्रति, और भारत का जो एम है कि वो भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाह रहा है आने वाले कुछ वर्षों में, जैसा कि निर्मला सीतारमण मैम ने भी कल परसों ये बातचीत करी है। तो मुझे लगता है कि ये एक आशा की किरण से ज्यादा है कि भारत और चीन में कजान में बातचीत हुई। पर ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि पहले ये लंबे अंतराल से ये बातचीत होती रही और करीब 55 राउंड ऑफ टॉक्स हुए,
और उसके बाद कजान में कल्मिनेशन हुआ इन टॉक्स का। तो एक बात तो ये है, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हमको अपने गार्ड्स को लोअर नहीं करना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पर मैं बेसिकली अपना संशय एक्सप्रेस करना चाहूंगा कि स्टेल्थ फाइटर की जहां तक बात है, पाकिस्तान भी बहुत जल्दी ही स्टेल्थ एयर फाइटर जेट्स एक्वायर करने वाला है। और हमारा जो रफाल है वो 4.5 ही है और स्टेल्थ नहीं है, 4.5 जनरेशन का है। और साथ में चीन के पास J-11 और J-14 और J कैटेगरी के स्टेल्थ फाइटर्स पहले से मौजूद है। वो बात बहुत ही अलग है कि चाइना के पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस 1962 के बाद नहीं है, पर और भारत के पास वो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। तो इन सब जो राइडर्स हैं, ये सारी जो चिंता के जो पॉइंट्स हैं, इनको भी हमें दिमाग में रख के आगे की तरफ चलना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी एग्री हो गए हैं कि पूरे के पूरा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, जो 3900 किलोमीटर्स का जो बॉर्डर और जो बाउंड्री भारत और चाइना एक दूसरे से शेयर करते हैं, इस बॉर्डर डिस्प्यूट पे भी बातचीत होगी और ट्रेड और कॉमर्शियल इश्यूज पे भी बातचीत होगी। और देखने वाली बात यह है कि क्या हम लोग चाइना को उसके बॉर्डर रोड इनिशिएटिव BRI पे काउंटर कर पाते हैं, जैसा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। न्यू दिल्ली प्रयास कर रहा है IMEC के लिए, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और यूरोप के जो कड़ियां हैं उनको जोड़ने का, सप्लाई लाइंस को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो ये सब प्रिकॉशनरी मेजर्स और ये घर की अंदरूनी जो तैयारी है, ये हमें बिल्कुल पुरजोर तरीके से आगे रखनी पड़ेगी और इसमें अपने आप को इन्वॉल्व रखना पड़ेगा। क्योंकि चीन ने 1962 में भी, मैं ये कहना चाहूंगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। इस समय हम वेलकम करते हैं कि चाइना बात करने के लिए आया, पर चाइना के ऊपर जिस तरीके से वो अपनी हेजेमोनी साउथ चाइना सी, साउथ ईस्ट चाइना सी में फिलीपींस के अगेंस्ट फैलाता है, और जिस तरीके से वो ताइवान को पावर ब्लैकमेल करने की करता है और थ्रेटन करता है, तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें ये समझना चाहिए कि चीन से हमें सदा सावधान रहने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है, और अगर बाउंड्री इश्यू सॉल्व हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि बाकी के इश्यूज इतने कॉम्प्लेक्स हैं या इतने सेंसिटिव हैं। यहां पर यह बात मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरीके से स्थितियां नजर आ रही है, इन सबके बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। ये जरा मैं दर्शकों को बता दूं, जहां भारत चीन सीमा पर तनाव जो है वो कम हुआ है। यूएस विदेश विभाग के प्रवक्ता का बयान इसको लेकर सामने आया, जहां यूएस ने समाधान में कोई भूमिका नहीं निभाई, ये जानकारी साझा की गई है। भारत चीन सीमा पर तनाव में कमी का स्वागत किया यूएस ने। घटनाक्रम पर बारीकी से यूएस की नजर है। मैथ्यू मिलर ने यह कहा है, सीमा पर तनाव में कमी का हम स्वागत करते हैं। यूएस विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं मैथ्यू मिलर, और उनकी तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। तो भारत और चीन के बीच सीमा पर जो तनाव है उसको कम किया गया है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है, और ऐसे में ये जानकारी सामने आ रही है। यूएस की तरफ से ये कहा गया है कि हम इसका स्वागत करते हैं। और जिस तरीके से परिस्थितियां नजर आई, सवाल पूछा गया मैथ्यू मिलर से कि क्या अमेरिका की इसमें कोई भूमिका रही, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि अमेरिका की इसमें कोई भूमिका नहीं है। मेजर जनरल सुधाकर, सवाल अब ये है कि एक तरफ हम ये देख रहे हैं, अमेरिका से जब पूछा गया कि क्या आपने कोई इसमें पहल की, तो स्पष्ट नजर आया कि नहीं, क्योंकि अमेरिका के चीन से खुद संबंध कैसे हैं वो पूरी दुनिया जानती है। विशेष तौर पर ब्रिक्स समिट में जाने से पहले जिस तरीके से इसका ऐलान किया गया, ये इस बात को दर्शाता है कि जब भी हम अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स की लिस्ट को बनाएं तो उसमें रूस अनडाउटेबली नंबर 1 होना चाहिए, चाहे वो तमाम विषम परिस्थितियों में हमारे साथ खड़ा रहा हो, या फिर अगर हमारे किसी से मतभेद भी हैं तो उसने उस मतभेद को सुलझाने के लिए एक सकारात्मक पहल का काम समय समय पर किया है। चंदन, अगर यह सवाल मेरे को आप पूछ रहे हैं जी, तो आप ही से सर। इसमें कोई डाउट नहीं है। समय समय नहीं, मैं तो कहूंगा शुरू से लेके जब से 1947 से 50s को आप अगर छोड़ देते हैं, उसके बाद रशिया हैज ऑलवेज स्टूड बाय इंडिया। चाहे आप न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करिए, जब सोशलिज्म के बाद नॉन अलाइनमेंट की जो शुरुआत है,
तब से लेके सबसे हाई पॉइंट था रशिया इंडिया के बीच में, यूएसएसआर और इंडिया के बीच में 1971 की लड़ाई जो एग्रीमेंट हुई। और उसके बाद लगातार एक देश जो एवरग्रीन जिसको कहते हैं सस्टेनेबल रिलेशनशिप बरकरार रखा है उन्होंने। लेकिन जो आप कह रहे हो बिटवीन अमेरिका एंड चाइना एंड इंडिया, यहाँ पे मैं यहीं पे एक चीज को हाईलाइट करना चाहता हूँ। अमेरिका का एक आज के दिन में वही देश जिसको वो एक एलाई के बराबर, तकरीबन एक एलाई, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे मानते थे, 70s की बात कर रहा हूं मैं, निक्सन और हेनरी किसिंजर का जो ट्रिप था चाइना में पाकिस्तान का मदद लेते हुए 1972 को गए थे। क्या था उनका इरादा? इरादा यही था कि यूएसएसआर को कैसे वो तोड़ फोड़ करे, डिसइंटीग्रेट करे। तब से लेके आप अभी तक मान के चलिए, जब तक ये रियलाइजेशन नहीं हुआ कि चाइना तो हर चीज में ओवरटेक कर लिया है या करने वाला है, और जिसको आपने आउटसोर्स किया था पिछले 40 साल से, सप्लाई चेन डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई है, आप चाहे कितने भी कोशिश करें, आप चाइना के बिना आप कुछ कोई भी चीज में आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे हिंदुस्तान की बात करिए, चाइना की बात करिए, ये सच्चाई है। हम चाहते हैं कि हम 2047 तक एक ग्लोबल पावर बने और डेवलप्ड कंट्री बने, विकसित देश बने। लेकिन विकसित देश तब बनेंगे जब आपका इकोनॉमी प्रोग्रेस करे, 7.2 से लेके 8.2 या 2 डिजिट प्रोग्रेस करे। आप कोई भी पहलू, कोई भी मुद्दा उठा लीजिए इकोनॉमी का, उसका बेसिक इंग्रेडिएंट, आप मोबाइल की बात करिए, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल इन द वर्ल्ड टुडे इज इंडिया। लेकिन एक मोबाइल का असेंबल आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक उसके हिस्से पर्चे कंपोनेंट्स नहीं पूरा होता है। हिंदुस्तान में पूरे मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है। सप्लाई चेन की तरफ दिखेंगे, चीपेस्ट एंड द फास्टेस्ट प्रोविजन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ मोबाइल आर फ्रॉम चाइना। एक छोटा सा एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। इसी तरह आप फार्मास्यूटिकल, आप हब हो, लेकिन फार्मास्यूटिकल का जो बेसिक इंग्रेडिएंट एआईपी है, वो चाइना इज द मेन प्रोड्यूसर, उसके बिना आप कहीं के नहीं है। तो इसी तरह बहुत सारे मसले हैं। तो कहीं ना कहीं गिव एंड टेक है। और चाइना के लिए अगर उसके हैसियत से देखते हैं, हिंदुस्तान का कंज्यूमर बेस इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर बेस आफ्टर चाइना, 100 मिलियन, जो $12 पर डे आज के दिन में खर्चा कर रहे हैं। यूथ बल्ज देखिए, मिडिल क्लास पॉपुलेशन देखिए। तो ये जो मार्केट है, ये कहां मिलेगा चाइना को? तो ये एक विन विन सिचुएशन बोथ साइड्स के लिए हो रहा है। लेकिन मैं एक बॉर्डर के मसले में कहना चाहता हूं। जी सर। देखिए, डेप्सांग की बात करते हैं, उसका कारण बहुत कुछ है। ये डीएसडीबीओ जब से बना है, डीएसडीबीओ मिशन हुआ 2019 को दिसंबर या नवंबर के महीने में। उसी साल अगस्त के महीने में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35 अल्फा हुआ। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेएनके, स्टेट ऑफ जेएनके इनटू यूनियन टेरिटरी बनाई है। इससे जो काफी जो रिलेशनशिप खराब था, वो एक बहुत बड़ा समय जाने के बाद अभी आपस में एक थॉ आया है। इसका फायदा उठाना चाहिए, और विशेष तौर पर भारत ने जिस तरीके से तमाम मंचों से बार बार चीन को यह संदेश दिया कि बातचीत तो तभी होगी जब दोनों देशों के बीच जो सीमा विवाद है इसको सुलझाया जाएगा। और यही बड़ी वजह है कि चीन ने कदम जो है वो आगे बढ़ाया है। एक पॉइंट में खत्म करूंगा, एक लाइन बस। ये सर। देखिए, एक बहुत ठोस एक मैसेज गया है चाइना को कि इंडिया इज नॉट अ पुश ओवर। इंडिया इज नॉट अ कंट्री। आप उसको हर एक चीज के लिए 1962 के बाद कोई भी वो चुनौती दिया है। डोकलम की बात करिए, 2013 को यही डेप्सांग की बात करिए, चुमर की बात करिए, आप डेमचोक की बात करिए 2014 को, कहीं पे भी वो भी खुद भी वो एक तो आश्चर्य होते हैं कि हिंदुस्तान इतना तेजी से मौसम खराब बावजूद, रास्ता ना होने के बिल्कुल। और ये भारत की बदली हुई ताकत ही है जिसने चीन को इस बात पर मजबूर किया कि वो भारत के पास आए और पहल करे बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से स्थितियां नजर आई हैं, इसमें ये स्पष्ट है कि भारत ने दो टूक कह दिया है कि जब तक कोई भी देश जिससे उसका विवाद है वो आगे से पहल नहीं करेगा, जिसमें गलती उस देश की पहले हो, तब तक कोई भी चर्चा संभव नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।